गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल के बारे में वैसे तो आप सभी ने पढ़ा होगा, मैं अनुभव किया होगा, देखा भी होगा कि जब किसी ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक को चालक द्वारा जब अपने वाहन को मंद करते हैं तो वो धीरे धीरे जब उस पर ब्रेक लगाते हैं तो वाहन धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम कर देता है। आपने अपनी साइकिल को भी ब्रेक लगा के रोका होगा। क्या कभी आपने सोचा है कि ब्रेक लगाने पर इस तरह से वाहन की जो गति है वो धीमी क्यों हो जाती है? यहाँ केवल वाहन की ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर अर्थात उसकी सतह पर गति कर रही होती है तो उस स्थिति में भी वह वस्तु मंद हो जाती है। जैसे किसी बॉल को हम फर्श पे लुढ़काएं तो कुछ देर बाद वो बॉल की जो गति है वो मंद हो जाती है और वो बॉल रुक जाती है और अंततः वो वाहन या वो वस्तु या वो बॉल रुक जाती है। इसी प्रकार से अगर केले के छिलके पे कदम पड़ जाए तो हम फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं? इसका कारण हमें यहाँ ढूंढना है। और चिकने अथवा गीले फर्श पर जब हम चलते हैं तो उस पर चलना थोड़ा कठिन होता है। चिकने अथवा गीले फर्श पर हमें चलने में परेशानी क्यों होती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ इस अध्याय में ढूंढने हैं, उनको जानने का प्रयास करना है। इसको समझने के लिए हम यहाँ एक छोटा सा एक प्रयोग करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। मेज पर एक पुस्तक को रखकर उसे धीरे से धकेलिए। जब हम उस पुस्तक को गति की दिशा, चित्र में आप देख सकते हैं, जब हम पुस्तक को गति की दिशा में धकेलते हैं तो उस पुस्तक पर गति की दिशा के विपरीत अर्थात जिस दिशा में पुस्तक गति कर रही है, चित्र में तीर के निशान पे ध्यान दीजिए, उस गति की दिशा के विपरीत दिशा में यहाँ उस पुस्तक पर एक बल काम करता है। यह बल पुस्तक की गति की दिशा का विरोध करता है और इसी बल के कारण जो पुस्तक है वो मेज की सतह पर कुछ दूरी तय करने के बाद रुक जाती है। यदि हम इस पुस्तक को दाहिनी ओर से धक्का दें तो पुस्तक पर ये जो बल लगेगा ये बाईं ओर से लगेगा, और यदि हम पुस्तक को बाईं ओर से धक्का दें तो पुस्तक पर लगने वाला यह बल दाईं ओर से लगेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई वस्तु सापेक्ष गति करती है, अर्थात किसी सतह पर जब एक वस्तु गति करे और दूसरी स्थिर रहे तो उसे हम सापेक्ष गति कहते हैं। तो यहाँ जब कोई वस्तु सापेक्ष गति करती है तो उन दोनों वस्तुओं की सतहों के मध्य गति के विपरीत दिशा में एक बल काम करता है जिसे हम यहाँ घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं।
दोनों ही स्थितियों में अगर हम पुस्तक को दाईं ओर से धकेलें तो यह घर्षण बल बाईं ओर से लगेगा, और यदि हम पुस्तक को बाईं ओर से धकेलें तो यह घर्षण बल दाईं ओर से लगेगा। अर्थात दोनों ही स्थितियों में घर्षण बल पुस्तक की गति का विरोध करता है, और यह बल सदैव ही लगाए गए बल का, अर्थात पुस्तक पर लगाए गए बल का विरोध करता है। इस बल को हम यहाँ घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है, संपर्क बल है, जो दो वस्तुओं की सतह के मध्य, दो वस्तुओं की सतह के बीच में लगता है। अर्थात जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को स्पर्श करती हुई एक वस्तु दूसरे के सापेक्ष गति करती है, तो गति करने वाली वस्तु की में गति की विपरीत दिशा में यह बल अर्थात घर्षण बल कार्य करता है। आप घर्षण बल को इस चित्र में और समझ सकते हैं कि यहाँ जो फुटबॉल की गति है वो लेफ़्ट टू राइट है, अर्थात बाएं से दाईं ओर फुटबॉल गति कर रही है, लेकिन फुटबॉल और फर्श के बीच में, फुटबॉल की सतह और फर्श की सतह के बीच में एक बल लग रहा है दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ, अर्थात सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ एक बल लग रहा है जिसे यहाँ घर्षण बल कहते हैं। और इसी घर्षण बल की वजह से फर्श पर जो फुटबॉल है वो कुछ दूरी तय करने के बाद रुक जाती है, क्योंकि ये बल वस्तु की अग्रिम गति का विरोध करता है, जिसकी वजह से वो वस्तु या वो फुटबॉल रुक जाती है। एक कुछ समय बाद कुछ दूरी तय करके वह स्थिर हो जाती है। यहाँ इस क्रियाकलाप में एक फुटबॉल को एक लकड़ी की मेज पर लुढ़काया जाता है तथा उसी बॉल को अब एक कांच की मेज पर, जिसकी सतह कांच की है, ग्लास की बनी हुई है, उस पर जब हम लुढ़काते हैं तो हम देखते हैं कि बॉल जो है वो लकड़ी की मेज पर कम दूरी तय करती है, जबकि कांच की मेज पर बॉल अधिक दूरी तय करती है। अर्थात जो सतह खुरदरी होती है वहाँ घर्षण बल अधिक लगता है, इसलिए वो बॉल वहाँ कम दूरी तय करती है, जल्दी रुक जाती है, तथा जो सतह चिकनी होती है वहाँ अपेक्षाकृत कम घर्षण बल लगता है, जिससे कि वस्तु अधिक दूरी तय करती है। घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से वो कारक हैं जो घर्षण बल को प्रभावित करते हैं, वो चीज़ अब हमें यहाँ पर समझनी है, पढ़नी है। देखिए, लकड़ी की मेज और ग्लास की मेज पर चित्र में आप देख रहे हैं कि लकड़ी की मेज और ग्लास की मेज दो मेज हैं। लकड़ी की जो मेज है वो रफ सरफेस लिए हुए है, अर्थात उसकी थोड़ी सी सतह खुरदरी होती है, जबकि जो ग्लास की मेज है उसकी सतह स्मूथ है, अर्थात वो चिकनी सतह है, उसकी स्मूथ सरफेस है। जब हम दोनों मेज़ों पर समान बल लगाकर फुटबॉल को धकेलते हैं तो हम देखते हैं कि ग्लास की मेज़ पर फुटबॉल लकड़ी की मेज़ की तुलना में अधिक गति करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास की मेज़ की सतह चिकनी है, इसलिए यहाँ पर मेज़ पर घर्षण बल कम लगता है, इसलिए वो अधिक दूरी तय करती है, जबकि खुरदरी सतह पर ये घर्षण बल अधिक लगता है, इसलिए फुटबॉल कुछ दूरी तय करने के बाद रुक जाती है, अर्थात कम दूरी तय करती है। इसी प्रकार से यदि यही प्रयोग हम पुस्तक पर करें तो हम देखते हैं कि लकड़ी की मेज़ पर पुस्तक द्वारा तय की गई दूरी कम है, जबकि ग्लास की मेज़ पर, ग्लास की सतह है जिस पर चिकनी सतह वाली मेज़ है, उस पर पुस्तक द्वारा तय की गई दूरी ये अधिक होती है। अर्थात घर्षण को प्रभावित करने में सतह का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थात अगर सतह
चिकनी होगी तो घर्षण बल कम लगेगा, और यदि सतह खुरदरी होगी तो घर्षण बल अधिक लगेगा। घर्षण बल को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इस चित्र में दिखाए अनुसार हम एक कमानीदार तुला लेते हैं और अब एक ईंट लेकर उसे धागे से बांधकर अब उस ईंट को कमानीदार तुला के उस ईंट से बंधे धागे में कमानीदार तुला के हुक को फंसाकर अब उस ईंट को खींचते हैं। जब हम ईंट को खींचते हैं तो कमानीदार तुला का जो पाठ्यांक है वो उसमें परिवर्तन आता है। कमानीदार तुला के पाठ्यांक जब हम खींचेंगे तो बल लगेगा कमानीदार तुला पर, जिससे कि उसके पाठ्यांक में परिवर्तन आता है। हम इस पाठ्यांक को नोट करेंगे। जब हम खींचेंगे तो फर्श और ईंट की सतह के बीच में गति के विपरीत दिशा में एक बल लगेगा, जिसे हम यहाँ घर्षण बल कहेंगे। और इस घर्षण बल के कारण कमानीदार तुला के पाठ्यांक में अंतर आता है। ये जितना भी अंतर आता है यहाँ हम इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। अर्थात जो गति की दिशा है, कमानीदार तुला की तरफ खींचेंगे हम इस ईंट को तो उसके विपरीत दिशा में ईंट पर घर्षण बल लगेगा। यही बल जो है वो कमानीदार तुला के परिमाण को अर्थात उसके मान को बताएगा कि कितना घर्षण बल लग रहा है, उसमें कितनी रीडिंग आएगी कमानीदार तुला के पाठ्यांक में, उसे हम नोट कर लेंगे। अब हम यही क्रियाकलाप उस ईंट के चारों तरफ एक पॉलीथीन लपेट के करते हैं। पॉलीथीन लपेट कर फिर उसे खींचते हैं तो हम देखते हैं कि इस बार कमानीदार तुला के पाठ्यांक में परिवर्तन आता है, अर्थात कमानीदार तुला का पाठ्यांक थोड़ा सा बदल जाता है। कब? जब हम ईंट के चारों तरफ पॉलीथीन लपेट कर उसे खींचते हैं। पहली स्थिति और दूसरी स्थिति, अर्थात जब हमने ईंट को खींचा फर्श पे रख के और दूसरी स्थिति में जब हमने पॉलीथीन से ईंट को ढक के खींचा, तो दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांक में परिवर्तन आता है। अर्थात दूसरी स्थिति में ये जो बल है कमानीदार तुला में जो पाठ्यांक है ये कम है, जबकि पहली स्थिति में कमानीदार तुला में जो पाठ्यांक है वो अधिक है। अब यही प्रयोग हम जूट के द्वारा करते हैं। अब हमें क्या करना है, ईंट पर से पॉलीथीन हटाकर उस पर जूट लपेट देना है। हम जानते हैं कि जूट पहले से ही कुछ अपेक्षाकृत खुरदरा होता है और जूट को लपेटने के बाद उसे धागे से बांधकर अब कमानीदार तुला की सहायता से ईंट को फिर खींचना है। हम इस बार देखते हैं कि कमानीदार तुला के पाठ्यांक में और ज़्यादा अंतर आता है, अर्थात जो इस बार पाठ्यांक का मान आता है वो अधिक आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जूट को बांधने से ईंट द्वारा जो घर्षण बल लगा, अर्थात जो ईंट और फर्श की सतह के बीच में जो घर्षण बल लगा उसका मान अधिक हो गया, जिसकी वजह से कमानीदार तुला के पाठ्यांक का मान बढ़ गया। माना यहाँ पॉलीथीन बांधने पर कमानीदार तुला का पाठ्यांक 1 न्यूटन है। नॉर्मल ईंट को बांधकर खींचने पर ये 1.5 न्यूटन 1.5 न्यूटन है बल है, और जूट को बांधने पर ये 2 न्यूटन का बल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जूट में ये घर्षण बल अधिक लग रहा है क्योंकि जूट की सतह खुरदरी होती है, जबकि पॉलीथीन में ये जो घर्षण बल है ये कम लग रहा है क्योंकि इसकी सतह चिकनी होती है, जहाँ 1 न्यूटन का ही बल कार्य कर रहा है। अर्थात कमानीदार तुला का पाठ्यांक 1 न्यूटन बल को प्रदर्शित करता है, जबकि जूट पर ये 2 न्यूटन बल को प्रदर्शित करता है। और जब हम ईंट पर कुछ नहीं बांधते तो जो है उस स्थिति में ये बल 1.5 न्यूटन का लगता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो घर्षण बल है वो सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। खुरदरापन और घर्षण, अर्थात जितना अधिक रफनेस होगी, जितना अधिक खुरदरापन होगा घर्षण बल उतना ही अधिक होगा, और जितना अधिक चिकनापन होगा घर्षण बल उतना ही कम होगा। अर्थात सतह का खुरदरापन बढ़ने से घर्षण बल क्यों बढ़ता है,
अर्थात जब कोई सतह खुरदरी हो जाती है तो उसके बढ़ने से घर्षण बल का मान क्यों बढ़ जाता है। में हम देख रहे हैं कि किताब की सतह और मेज की सतह के बीच में ये खुरदरी सतह हैं और खुरदरी सतहों पर जब आपस में गति होती है तो उस समय इन दोनों सतहों के बीच में घर्षण बल अधिक होता है। अर्थात घर्षण बल संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं का मतलब है दोनों पृष्ठों के ऊबड़ खाबड़ जो सतह है उसके एक दूसरे के भीतर धंसने के कारण होता है। जो ऊबड़ खाबड़ सतह हैं वो एक दूसरे के अंदर धंस जाती हैं, जिसकी वजह से घर्षण बल उत्पन्न होता है। अर्थात जब दो सतह संपर्क में आती हैं और उन दोनों सतहों के बीच में जो अनियमितताएं हैं, ऊबड़ खाबड़ है वो सतह, वो आपस में एक दूसरे में फंस जाती हैं, धंस जाती हैं, जिसके कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। अर्थात किताब की सतह ऊपर से नीचे की तरफ दाब डालती है, मेज की सतह पर नीचे से ऊपर की तरफ, तो दोनों सतहों के बीच में जो अनियमितताएं हैं वो आपस में फंस जाने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। घर्षण बल सतह की प्रकृति पर और किस तरह से निर्भर करता है उसको समझने के लिए फिर हम यहाँ एक क्रियाकलाप करते हैं। चित्र में दिखाए अनुसार हम एक मेज पर एक पुस्तक रखते हैं और पुस्तक के सहारे से एक कांच की चिकनी प्लेट आनत तल इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं। आनत समतल तल अर्थात झुका हुआ तल बनाते हैं। अब उस तल पर मार्कर की सहायता से एक लाइन खींचते हैं। यहाँ एक ब्लैक कलर की लाइन हमने खींची है। अब उस ब्लैक कलर की लाइन पर हम निश्चित बिंदु, इस लाइन पर हम एक पेंसिल सेल रखते हैं और इस लाइन से उस पेंसिल सेल को इस झुके हुए तल पर छोड़ देते हैं। जब हम उस पेंसिल को ऊंचाई से छोड़ते हैं, झुके हुए तल अर्थात आनत तल से छोड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि पेंसिल मेज पर कुछ दूरी तय करती है। पेंसिल सेल द्वारा मेज पर तय की गई दूरी को नोट कर लेते हैं, निशान लगा लेते हैं मेज पर कि पेंसिल सेल कितनी दूरी तय करती है, उसको हम यहाँ निशान लगा लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि इस दूरी को हम माप लेते हैं कि जो है मेज पर कितनी दूरी तय की पेंसिल सेल ने। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हम मेज पर एक तौलिया बिछा देते हैं। ध्यान रहे तौलिए में सलवट नहीं होनी चाहिए। और अब उसी ऊंचाई से, जिस ऊंचाई से पहली बार में पेंसिल सेल को लुढ़काया था, अब उसी ऊंचाई से पेंसिल सेल को हम लुढ़काते हैं। जैसे ही लुढ़कती हुई पेंसिल तौलिए पर आती है और वो एक निश्चित दूरी तय करने के बाद रुक जाती है, हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले की तुलना में अर्थात मेज की तुलना में पेंसिल यहाँ कम दूरी तय करती है तौलिए पर, और वो पहले की अपेक्षा रुक जाती है, जल्दी ही रुक जाती है अर्थात कम दूरी तय करती है। जब पेंसिल को मेज पर लुढ़काया था तो उसने अधिक दूरी तय की थी, लेकिन तौलिए पर जब लुढ़काया तो उसने कम दूरी तय की। अब यदि इसी प्रयोग को हम पेंसिल द्वारा तौलिए पर तय की गई दूरी को फिर हम ज्ञात कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। अब यदि इसी प्रयोग को हम मेज पर थोड़ी सी रेत बिछाकर करें, रेत बिछा दें मेज पर थोड़ी सी चित्र में दिखाए अनुसार, और अब उस पेंसिल सेल को उतनी ही ऊंचाई से जहाँ से आपने उस आनत तल पर रेखा खींची हुई है, उस रेखा से हम उस पेंसिल सेल को लुढ़काते हैं ऊंचाई से, तो फिर पेंसिल सेल रेत में आती है और मेज पर अब की बार और भी कम दूरी तय करती है। अर्थात पहली बार में हमने देखा था कि पेंसिल सेल अधिक दूरी तय करती है, तौलिए पर वो कम दूरी तय करती है, और अब रेत में तो वह और भी कम दूरी तय करती है। पेंसिल सेल द्वारा तय की गई इन तीनों दूरियों को ज्ञात कर लेते हैं। हम देखते हैं कि खुरदरी सतह जिसमें कि रेत बिछाने पर यह सतह और भी अधिक खुरदरी हो जाती है, वहाँ पेंसिल सेल के द्वारा कम दूरी तय की जाती है, जबकि मेज पर चिकनी सतह है वहाँ पर पेंसिल सेल द्वारा अधिक दूरी तय की जाती है। अर्थात जैसे जैसे खुरदरापन बढ़ता है किसी सतह का तो उसमें अनियमितताएं भी बढ़ती चली जाती हैं, और इन अनियमितताओं के आपस में फंस जाने से घर्षण बल बढ़ता है। इसीलिए रेत पर पेंसिल सेल कम दूरी तय करती है।
घर्षण पर दाब का भी प्रभाव पड़ता है। अगर दाब अधिक होगा तो घर्षण बल भी अधिक होगा। एक चटाई को ज़मीन पे बिछाइए, उसे खींचिए, उस चटाई को खींचना आसान है। लेकिन अगर उस चटाई पर किसी को हम बैठा दें और फिर उस चटाई को खींचें तो हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि चटाई की जो ऊबड़ खाबड़ सतह है वो फर्श की ऊबड़ खाबड़ सतह में फिट हो जाती है, फंस जाती है, धंस जाती है। इसलिए इस स्थिति में घर्षण बल अधिक लगेगा। तो चटाई की सतह और फर्श की सतह देखिए, आपस में ये ऊबड़ खाबड़ सतह हैं, अनियमितताएं हैं, और ये जो अनियमितताएं हैं ये आपस में एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाती हैं, आपस में बंध जाती हैं, जिसकी वजह से घर्षण बल बढ़ जाता है, अर्थात अधिक हो जाता है। तो ये था घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। नेक्स्ट पीरियड में हम घर्षण हानिकारक है लेकिन अनिवार्य है, अर्थात घर्षण के लाभ और घर्षण की हानियाँ, इनके बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में चर्चा करेंगे। थैंक यू।